उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। अर्थात उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। इस सूक्त के सजीव उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम सबके समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय नीतू राठौर मैम। आपने आरएएस 2018 परीक्षा को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर 53वीं रैंक अर्जित की है। हृदय की गहराइयों से हम सब आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और हमारे इस मंच पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, थैंक यू सो मच। मैम आपकी आज्ञा हो तो साक्षात्कार को हम प्रारंभ करें? जी बिल्कुल। जी मैम, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवार पथ प्रदर्शक के रूप में, कष्ट निवारक के रूप में और साथ ही सफलता आदि में महती भूमिका निभाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका पारिवारिक परिवेश या पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही, जिसके कारण से आप सफलता के इस परिणाम पर, इस मुकाम पर पहुंच सकी हैं? जी मेरा पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। जो मेरे पिताजी हैं वो इंडियन एयरफोर्स से हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो उनका हमेशा से शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रहा। इसकी वजह से उन्होंने अपने जितने भी हम 4 बच्चे हैं तो चारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और हम 3 बहनें हैं, तीनों को ही वेल एजुकेशन दी। इसमें मेरे सिस्टर्स जो 2 बड़े हैं, एक एडवोकेट है, एक रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है और भाई जूनियर इंजीनियर है। तो पारिवारिक अगर हम कहें कि परिवार की बात, तो परिवार का हमेशा से मार्ग शिक्षा की तरफ ही रहा कि जितना आप अच्छा पढ़ सकें, जितना आप अच्छा शिक्षा क्षेत्र में कर सकें, उतना आप करें। जी मैम। मैम मेरा अगला प्रश्न है कि जैसा कि यह सर्वविदित है कि शिक्षा जीवन आधार है, तो ऐसी स्थिति में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही, जिसके कारण से आप इस मुकाम पर आज पहुंच सकी हैं? जी मेरा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से मेरा स्कूलिंग हुआ है और उसके बाद मैंने कमला नेहरू कॉलेज जोधपुर से अपनी ग्रेजुएशन की और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो इस बीच मैंने कुछ साल टीचिंग भी की प्राइवेट स्कूल में और फिर जॉब करते हुए मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। जॉब के साथ ही आरएस का एग्ज़ाम दिया था और उसका परिणाम आपके सामने है। जी मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि परिणाम हम सबके समक्ष है, तो अगला प्रश्न मेरा भावनात्मक है कि आरएएस अधिकारी बनने के पश्चात आपको कैसा लग रहा है और आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? सर अभी तक रैंक आया है, आरएस अधिकारी तो अभी हूँ नहीं, लेकिन 2013 बैच से मैं अभी स्टेट टैक्स ऑफिसर हूँ, तो कर भवन में काम करती हूँ और 2013 के आरएस में 313 रैंक थी मेरी। तो उसकी दृष्टि से अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर पाते हैं। तो इस तहत अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जी मैम, तो जैसा कि आप हमसे यहाँ पर बताती हैं कि आप जब हम किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम अनेकों चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, उसके लिए सक्षम हो जाते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा तैयारी में भी दृढ़ संकल्प अति आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रेरणा रही जिसके कारण से आपका रुझान इस तरफ बढ़ा और आपने इस सेवा को, इसके परिणाम में आपने सफलता अर्जित की? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। प्राइवेट स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ से मुझे लगा कि मेरे कैलिबर का वहाँ पे सदुपयोग नहीं हो रहा है, मैं और भी बहुत बेहतर कर सकती हूँ। तब मैंने वो स्कूल छोड़ा और फिर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। मैंने यूपीएससी का भी दिया था बट मेरा उसमें हुआ नहीं और फिर मैंने आरपीएससी में अपना फोकस कर लिया। जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, इस बीच मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। वहाँ पे जो बच्चे थे, जो कैंडिडेट्स थे, मोस्टली आईएएस और आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, अभिप्रेरित हुई उनसे। और उसी समय जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तब 3 आईएएस निकले थे, तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़।
जी मैम, तो इस प्रेरणा के साथ साथ मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परीक्षा में स्ट्रेटेजी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम सब जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आज से संबंध में। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मेरी 2013 में 313 रैंक थी। मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं होने की वजह से मेरी रैंक पीछे हो गई थी। तो मैंने इस बार फोकस हमेशा अपना मेंस पे किया। मेंस के जो पेपर पैटर्न थे पुराने सारे मैंने देखे और उसके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। मेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस किया। प्री की तैयारी मैंने लास्ट के 1 महीने में ही की थी। मेंस की तैयारी के जो छोटे सिलेबस में जो छोटे टॉपिक्स थे पहले उनको क्लियर किया, हिंदी इंग्लिश। और मेरा जो बैक एरिया था, जो साइंस था मुझे कम आता था, तो मैंने साइंस पे बहुत अच्छे से फोकस किया। और इसके साथ मैंने उनको बार बार रिपीटेड पढ़ा, रिवीजन बहुत बार किया। इस रिवीजन के कारण मैं काफ़ी अच्छा परिणाम ला। और मेरे सोर्सेज बहुत मिनिमम थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है मेरे लिए कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैंने मैक्सिमम रिवीजन किया, बार बार वही चीज़ें पढ़ी जिससे मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हुए और वो चीज़ जो डेटा थे वो सारे याद भी हो पाए। जी मैम, तो रिसोर्सेज और रिवीजन इन सबके उपरांत भी हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की दुविधाएं इस सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे कि एक दुविधा होती है कोचिंग और टेस्ट सीरीज के संबंध में, कि किस प्रकार से कैसी कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, टेस्ट सीरीज कितनी लगाएं, कौन सी लगाएं, इस प्रकार की चीजें। तो इस पर आपके हम राय और अनुभव जानना चाहेंगे। कोचिंग तो उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती है जिन्हें पता नहीं है कि कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या सिलेबस है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये आइडिया है कि सिलेबस क्या है और उन पे क्या क्या हमें किताबें पढ़नी है, तो आपको कोचिंग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज, अपना आंसर राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि एक टाइम पीरियड में 3 घंटे में आप कितना कवर कर सकते हैं। क्योंकि 3 घंटे में बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सभी सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो टेस्ट सीरीज से दो चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। एक, हमारी राइटिंग स्किल बढ़ जाती है। दूसरा, हमारा हम टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। 3 घंटे में हम सारे सवालों के सही उत्तर लिख पाते हैं। तो मुझे टेस्ट सीरीज पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ कि टेस्ट सीरीज हर एक विद्यार्थी को करनी चाहिए। और अगर उसे लगे कि मुझे मार्गदर्शन का अभाव है तो जरूर कोचिंग ज्वाइन करें। जी मैम, तो मैम जैसा आपने अभी पूर्व में बताया कि आप जॉब करते हुए तैयारी कर रही थी, तो मेरा अगला प्रश्न उन लोगों के समस्या का निवारण के लिए के संबंध में है जो जॉब करते हैं और साथ ही तैयारी करते हैं। तो उनके लिए यह होता है कि उनको अथक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग जॉब नहीं करते हैं वो डेडिकेटेड रूप से तैयारी कर रहे होते हैं, परंतु जो जॉब कर रहे हैं उन्हें दोनों तरफ दिमाग अपना बटाना पड़ता है। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या अनुभव रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए आप बताना चाहेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने शॉर्ट जो टॉपिक्स थे पहले क्लियर किए। तो जॉब में रहते हुए जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, मेरा एक अपना रूम, एक चैम्बर था, उसमें मैं वो टॉपिक्स रिवाइज करती थी। और जॉब के बाद जैसे लंच टाइम होता था उसमें मैं पास की लाइब्रेरी में चले जाती थी 1 घंटा। फिर वापस आके वापस जब ऑफिस खत्म होता था फिर उस लाइब्रेरी में वापस जाती थी और रात को 12 बजे तक वहाँ पढ़ती थी। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके जो बॉस हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो और मोटिवेटिंग हो। मेरे जो सर थे विनोद मेहता, वो बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो वो हमेशा मुझे पूछते रहते थे कितना सिलेबस हो गया, क्या क्या टॉपिक्स किए। काफ़ी बार उनने मुझे साइंस के टॉपिक समझाए भी हैं। तो जब आपको इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव मिलता है तो निश्चित रूप से आप सफलता पा ही जाते हैं। जी मैम, तो जैसा कि आपने हमें टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में बताया, तो हमारा एक प्रश्न और है इसी के संबंध में कि इस टाइम मैनेजमेंट को एक समय अंतराल तक तो करना आसान होता है, लेकिन जब वो कालावधि लंबी हो जाती है, जैसे कि हम आरएएस के परीक्षा में देखते हैं कि 2018 की परीक्षा का अंतिम परिणाम 2021 में आता है, तो हम देखते हैं कि कैसे 2 से 3 साल का समय पूरे प्रक्रिया में लग रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है कि कैसे हम डिमोटिवेट होने से बचे इतने लंबे कालावधि में, और साथ ही एग्जाम की तैयारी, उसमें किसी और एग्जाम की तैयारी क्या इस समय कर सकते हैं या सिंगल डेडिकेटेड फोकस एक ही जगह करना चाहिए। मैंने जब तैयारी शुरू की थी, मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि 2013 में मैंने आरएस का दिया था, उसका भी 2017 में आया था। तो वो भी 5 साल की अवधि थी। इस बीच मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम्स दिए थे, लेक्चरर का दिया था और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन आपको खुद से आता है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप कोई दूसरा बाहर से आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। आप कितने भी वीडियो देख लें मोटिवेशन के, लेकिन आप कुछ अवधि तक ही उसका असर होता है। तो आपके अंदर से जो मोटिवेशन आ जाए, जैसे चिकन है वो अंदर से जब बाहर निकलेगा तभी वो फूटेगा एग। तो आपको अपने अंदर से वो मोटिवेशन लाना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि आपने तैयारी क्यों शुरू की थी, आपका क्या मोटो था। जब आप ये याद रखेंगे कि आपने क्यों इस तैयारी को, क्यों बनना चाहा आपने आरएस, क्यों आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, जब आप इस सवाल का जवाब खुद से पूछेंगे तब आप अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे और तैयारी एक जुनून के साथ करेंगे। जी मैम, मेरा अगला प्रश्न मैम कुछ भ्रांतियों से संबंधित है, उनको दूर करने के लिए हम आपके राय जानना चाहेंगे। जैसे कि हम सब आमतौर पर देखते हैं कि जो सफल व्यक्ति हैं उनके अनेक सुख गिने जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारियों को नहीं देखा जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से इस समय महसूस हो रहा है कि आपकी जिम्मेदारियां, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति बन चुकी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां किस प्रकार से बढ़ी हैं और उन्हें आप कैसे संभाल रही हैं और आगे संभालेंगी? अभी तो जिम्मेदारियां आई नहीं है, जब पोस्ट मिलेगी तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेगी। एक फ्रेज है जैसे इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पे रोज नहीं है, कांटे भी हैं, लेकिन आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं उस अप्रोच को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप किस तरीके से चीजों को बैलेंस करते हैं और रूल्स में रह के कैसे बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें जो पर्टिकुलर एरिया में जो भी काम करना है उसमें सबसे पहले रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और चैलेंजेस तो हर एक क्षेत्र में, आपकी लाइफ में चैलेंज है, तो अगर हम चैलेंजेस से पीछे हट गए तो फिर हम शायद इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि इससे हम भले कितना भी मुश्किल और परेशानियां आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्यादा अच्छा काम किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी हमेशा बढ़ती ही है। तो मैम, जैसा आपने अनेकों चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में बताया, तो मेरा अगला प्रश्न इसी की कड़ी में है कि जब आज के समय में हम देखते हैं कि राजस्थान में, चूंकि आप आने वाले समय में राजस्थान प्रशासन में एक अहम हिस्सा निभाने वाली हैं, तो राजस्थान में किस प्रकार से स्त्रियों के संबंध में आपको क्या चुनौतियां दिखती हैं, और एक स्त्री होने के कारण से और एक अधिकारी होने के कारण से भी आप उसे किस प्रकार से क्या प्रयास करके दूर करना चाहेंगी? जी, मुझे लगता है कि राजस्थान नहीं कह के अगर मैं पूरे भारत वर्ष की बात करूँ तो पूरे भारत देश में ही महिलाओं के लिए समस्या तो है, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं और एक जेंडर इंडिफरेंस तो पूरे वर्ल्ड में है, तो इंडिया में भी निश्चित ही रूप से है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं राजस्थान की कहूँ तो यहाँ पे साक्षरता दर जो है सबसे कम है राजस्थान में, और 52% ही है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अगर कहीं किसी क्षेत्र में कार्य कर पाई तो मैं साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा वर्क करूंगी। जो महिला साक्षरता है उसमें ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है, तो जो भी बालिकाएं हैं जो स्कूल जाना चाहती है या स्कूल से बाहर चले गई हैं, जो स्कूल छोड़ दिया है, उनको भी मैं स्कूल से वापस जोड़ूंगी। क्योंकि अगर साक्षरता बढ़ती है तो बालिकाएं खुद जो है इंडिपेंडेंट हो पाएगी, और इसके साथ साथ आने वाले टाइम में शायद वो जॉब करे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि चुनौतियां कम है महिलाओं के लिए या चुनौतियां कम हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर साक्षरता बढ़ गई और साक्षर हो गई लड़की तो वो चुनौतियों का सामना बहुत ही अच्छे से कर पाएगी। तो मैं हमेशा फोकस साक्षरता से पे ही करूंगी। मैं चाहूंगी कि शिक्षा बढ़े वहाँ यहाँ की महिलाओं की, जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी सिनेरियो या परिप्रेक्ष्य हमेशा बदलेगा। जी मैम, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की चीजें क्रियान्वयन में जमीनी स्तर पर आए, और अंततः हम चाहेंगे कि आप हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए कुछ संदेश दें जो कि उनके लिए अति प्रभावी सिद्ध हो उनकी आगे की तैयारी में। मैं सभी यंग एस्पिरेंट्स को कहूंगी कि जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो जिस जोश के साथ शुरू करते हैं उस जोश को आप आखिरी तक बनाए रखें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप, काफी टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि आपके साथ जितने भी साथी हैं वो भी आप ही के स्तर के हैं, और आपसे आप अगर बार बार वो प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो अपने आप ही चीजें अच्छी होती जाएगी। तो आप जोश जुनून बनाए रखें और कभी हार ना माने। जी धन्यवाद मैम।
आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़ी और हमें परीक्षा एवं जीवन संबंधी विभिन्न आयामों पर आपने मार्गदर्शित किया। आशा करते हैं कि आपको भी यह साक्षात्कार परस्पर संवादात्मक लगा होगा। साथ ही हम सब यह कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सफलता के अनेकों कीर्तिमान रचें। और हम सब यह भी चाहेंगे कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ी रहें और हमें मार्गदर्शित करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।